मंडी, जो कि इस वक्त पूरे देश में एक हॉट सीट बनी हुई है। अगर हम कहें तो आज पूरे देश भर में चर्चा है तो मंडी संसदीय क्षेत्र की। यही कारण है कि मंडी के साथ बहुत से लोगों का रिश्ता जुड़ा है, बहुत से लोगों का नाता जुड़ा है और लोग अब अपनी रिश्तेदारी और नातेदारी को निभाने के साथ साथ अपनी राजनीतिक जिम्मेवारियां निभाने के लिए भी मंडी का रुख कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भी एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका भी मंडी के साथ नाता है। वो मंडी के दामाद हैं और प्रदेश में इस वक्त उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी की। सर, स्वागत है न्यूज़ 18 पे आपका। धन्यवाद। मंडी के साथ आपका भी नाता है, अब क्या कहें, नातेदारी निभाने के लिए आए हैं या राजनीतिक तौर पर जो दायित्व दिया है उसे निभाने के लिए मैदान में उतरे हैं? नहीं, इस समय तो शुद्ध राजनीतिक दौरा है, क्योंकि मंडी में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में कल नॉमिनेशन होना है विक्रमादित्य सिंह का, तो उस नज़रिए से आज का हमारा यहाँ आना हुआ है। अगर हम मंडी सीट की बात करें सर, बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारी गई हैं, कंगना रनौत फिल्म अभिनेत्री, बहुत चर्चित और विख्यात फिल्म अभिनेत्री हैं, इस बात को मुख्यमंत्री जी भी मानते हैं और आप भी शायद कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं। तो आपको लगता है कि मुकाबला कांग्रेस के लिए अब कांटे भरा हो गया है? यही कारण है कि अब कांग्रेस की तरफ से हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकत जो है वो मंडी पर झोंकी जा रही है? नहीं, देखिए, मंडी सीट पे हमने विक्रमादित्य सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जो कि हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे उनके पिता सांसद रहे हैं वीरभद्र सिंह जी, उनकी माता सांसद रही हैं। इस बार कंगना जी ने मांग की थी कि उनके मुकाबले में यंग उम्मीदवार उतारा जाए, तो उनकी बात भी रख ली गई है। तो इसलिए विक्रमादित्य सिंह चुनाव में हैं और इस सीट पे हमारी सबसे बड़ी ताकत जो है, यहाँ मंडी की जनता तो ताकत है ही, लेकिन साथ में ही वीरभद्र सिंह जी एक हिडन ताकत हैं इस पार्लियामेंट्री क्षेत्र में। और उनकी वजह से जो है चुनाव की फ़िज़ा बदल जाती है। पिछली दफ़ा भी जब हम आए थे तब हमारी सरकार नहीं थी और उस समय प्रतिभा सिंह जी को चुनाव लड़ाया गया था, तो वो चुनाव भी हमने जीता। और आज हम गवर्नमेंट में हैं और विक्रमादित्य चुनाव लड़ रहे हैं। हम निश्चित तौर पे इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि वीरभद्र सिंह एक बड़ी ताकत है, दिखती सी बात है वो इस दुनिया में नहीं है। 2021 का जो उपचुनाव हुआ था मंडी संसदीय सीट पर, उस वक्त श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगे गए थे। क्या हम मान के चलें कि इस बार का चुनाव भी अगर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है मंडी में तो वीरभद्र सिंह के नाम पर ही वोट मांगे जाएंगे, या फिर जो आपकी मौजूदा सरकार चली है उसका भी कहीं ना कहीं जिक्र होगा? नहीं, देखिए, मसला श्रद्धांजलि का नहीं है। वीरभद्र सिंह जी 60 साल तक उन्होंने राजनीति की, 6 दफ़ा मुख्यमंत्री रहे, 14 दफ़ा लोकसभा या विधानसभा के सदस्य रहे, या फिर जो है पार्टी के प्रधान रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे। तो उन्होंने जो रिश्ता कायम किया है, उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जनता के साथ जो रिश्ता कायम था, वो जो है, जैसे ही वीरभद्र सिंह परिवार से कोई चुनाव लड़ता है तो वो रिश्ता फिर से प्रफुल्लित हो जाता है। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि गांव में जो आप देख रहे हैं, इतनी भीड़ उमड़ रही है विक्रमादित्य सिंह के लिए। वो एक ये जो वीरभद्र सिंह ने जो ताउम्र की कमाई की है, वो चुनाव में बाहर आ जाती है। तो लोग विक्रमादित्य के लिए लगातार बाहर आ रहे हैं। और ठीक है, भाजपा ने फिल्म अभिनेत्री को टिकट दिया है और वो उनकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन हम समझते हैं कि हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल उम्मीदवार थे वो दिए गए हैं। सर, आपने दो नामों का जिक्र किया, एक नाम पे मैंने पूछ लिया, दूसरे नाम का आपने जिक्र किया था प्रतिभा सिंह, जो मौजूदा समय में यहाँ से सांसद हैं। भाजपा की जो प्रत्याशी हैं वो कहती हैं कि जो देश में अंतिम पायदान पे जो 3 सांसद थे उनमें प्रतिभा सिंह जी का नाम है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, प्रतिभा सिंह 3 दफ़ा सांसद रही हैं, तो ये तो कंगना जी को अब पता लगेगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने
लोकसभा के पायदान में एंटर ही नहीं किया कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होता क्या है, उसकी समझ उनको अभी आ जाएगी। एमएलए एक बार बनना, 2 बार बनना या 3 बार बनना या सांसद बनना, ये इतना आसान नहीं होता। ये जनता की जो है जब जनता तोलती है अपने तराजू में, फिर सांसद या एमएलए बनाते हैं। तो इसलिए अभी तो कंगना जी को पहली एंट्री करनी है। उससे पहले ही वो जो अब तक जनता के फैसले हैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी करें, मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। और कंगना जी जिन इश्यूज़ को लेके प्रचार कर रही हैं, मुझे लगता है कि वो इश्यूज़ ठीक है। यहाँ पे एक जिसको कहते हैं कि लोगों को उत्तेजना लाने के लिए कोई ऐसा इश्यूज ला दिए जाएं, वो अलग बात है। लेकिन एक्चुअल इश्यूज जो हैं वो उनसे कंगना जी का नज़दीक से भी रिश्ता नहीं है। अभी तक उन्होंने ये स्पेल आउट ही नहीं किया है कि यहाँ अगर आएंगी तो वो उनका एजेंडा क्या है, वो इस इलाके के लिए करेंगी क्या, या जो है ये इस इलाके की ज़रूरतें क्या हैं, यहाँ के यूथ की ज़रूरतें क्या हैं। तो बहुत बड़ा एजेंडा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के विकास का, जिसकी के तो वो जिक्र भी नहीं कर रही हैं। वो तो कभी नेहरू जी पे पहुंच जा रही हैं, कभी पटेल जी पे पहुंच जा रही हैं, कभी आज़ादी पे पहुंच जा रही हैं, कभी सुभाष चंद्र बोस जी पे पहुंच जा रही हैं। उनका उनका एजेंडा ऐसा है कि मैंने कहा कि वो अनगाइडेड मिसाइल हैं, तो इसलिए किसी को भी कुछ कह सकती हैं। किसी को, अगर लोकतंत्र है, कोई भी किसी को कुछ कह सकता है, वो कहें। लेकिन एक्चुअल जो है मंडी के लोगों को ये देखना है कि लॉन्ग रन में कौन सा व्यक्ति यहाँ पे कारगर साबित हो सकता है, और पूरे समय अवधि के दौरान, 5 साल की अवधि के दौरान वो क्या करता है। अब वीरभद्र सिंह जी ने काम किया तो उनके काम की चर्चा आज भी होती है। अगर हम मुकेश अग्निहोत्री जी के रोल की बात करें, आप कहने को तो बहुत कुछ यहाँ पे आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ अगर हम बात करें, तो दूसरी तरफ से भी जो है वो मुद्दों की बात कम हो रही है, व्यक्तिगत छीटाकशी जो और व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप इस चुनाव में जो वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। देखिए, अभी तो ऐसा है कि प्रचार शुरू ही हो रहा है। अभी प्रचार रफ्तार पकड़ेगा, नॉमिनेशन जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद प्रचार पकड़ेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाजपा की लीडरशिप को हमें ये बताना चाहिए कि हमारे यहाँ पे त्रासदी हुई, उस त्रासदी में जो हमारा क्लेम बनता था वो आपने क्यों नहीं दिया, 10,000 करोड़ रुपए का, प्रदेश को क्यों उससे महरूम किया गया। फिर हम उनसे दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं कि पोस्ट डिज़ास्टर नीड असेसमेंट करवाई जाती है, उसके तहत हमारा 9,000 करोड़ रुपए के सारे कागजात फिल करके हमने सेंटर के पास सबमिट करवाए, वो पैसा हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है। फिर हम उनसे जानना चाह रहे हैं कि आपने हमारे प्रदेश की कर्ज लेने की सीमा क्यों घटाई, और क्यों हमें 6500 करोड़ रुपए के आसपास ले आए, जबकि हमें 11,000 करोड़ रुपए के आसपास पहले कर्जा लिया जाता था। ऐसी ऐसी क्या लेकिन स्थिति मुकेश जी, आई। यहाँ मैं रोक रहा हूँ आपको कि इन मुद्दों को तो हम देख रहे हैं कि आप बड़े लंबे समय से आपकी सरकार जो है वो उठा रही है। लोकसभा के कुछ मुद्दे जो है वो गायब नज़र आ नहीं, रहे हैं। यही लोकसभा के मुद्दे हैं, क्योंकि ऐसा है यहाँ पे त्रासदी हुई। त्रासदी में जो हमने मदद की है, हमने किस ढंग से 4500 करोड़ रुपया निकाल के जो है जनता पे लगाया है, जबकि ये पैसा तो केंद्र को हमें देना चाहिए था। हैं हमारे प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे आने थे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आने थे, जो फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स थे वो नहीं आ पाए, क्योंकि आपने जो है उस पर भी कैप लगा दी है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हमें मिलनी थी वो आपने जो है उसको बहुत ही निचले स्तर पे ले आए। ये चीज़ें डेवलपमेंट तो तब होगी अगर पैसा ना रोका जाए। बीजेपी ने कोशिश की कि हमें फाइनेंशियली जो है स्क्रू किया जाए ताकि ये सरकार ना चल सके। जब इस पे तो इनको जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री जी, यहाँ क्यों नहीं आए? अमित शाह जी यहाँ पे क्यों नहीं आए? जब आप कहते हैं कि वो हम जो हैं हिमाचल प्रदेश के साथ बहुत प्यार करते हैं, तो फिर उनको आना चाहिए था जब हिमाचल संकट में था। तो ये बातें तो उठेंगी समय के साथ साथ। तो इसलिए जब आ रहे हैं तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने की कोशिश क्यों की? क्यों आपने हिमाचल प्रदेश में ऐसा साजिश रची कि हमारे 9 एमएलएज़ को जो है राज्यसभा में वोट डालने के लिए विवश किया? क्यों जो है वो एमएलए, आपकी वजह से वो एमएलए आज
सड़कों पे आ गए। एक तो उनका तो ये कहना है कि सरकार की जो अपनी कमजोरियां थी उसकी वजह से जो विधायक छोड़ के गए, अगर सरकार आज की डेट में गिर रही है तो अपनी नहीं, नाकामियों की वजह सरकार से। आज की तारीख में नहीं गिर रही है, लेकिन ऐसा है कि इन्होंने सेंटर में होने का फ़ायदा उठा के दो फ्रंट्स पे इन्होंने हमला किया। फाइनेंशियल फ्रंट पे भी हमला किया और इन्होंने जो है एमएलएस फ्रंट पे भी हमला किया। और दोनों दोनों स्थितियों में ये समझते थे कि हम सरकार गिरा लेंगे, लेकिन हमने ना तो जो है फाइनेंशियल फ्रंट पे सरकार को गिरने दिया, ना ही हमने एमएलएस फ्रंट पे। सर, आज भी हम बहुमत में हैं और 4 तारीख के बाद भी हम बहुमत में होंगे। तो ठीक है, इनको एक राज्यसभा ज़रूर मिल गई है कुल मिला के, लेकिन सरकार तो यहाँ हिमाचल प्रदेश की गिरने का कोई सवाल नहीं होता। इन चुनावों के बाद भी स्टेबिलिटी और आएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो देव संस्कृति से जुड़ी हुई जनता है। उन्होंने इसको पसंद ही नहीं किया, इस एक्ट को। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी में बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं, बेशक वो राजनीति में नहीं है, लेकिन उनके पीछे कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर, वो चट्टान की तरह खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री क्या मंडी में खड़े रहेंगे या फिर ऊना में हमीरपुर संसदीय सीट को देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर मुकाबला जो वो केंद्रीय मंत्री से है। नहीं, देखिए, हम तो सारे प्रदेश में प्रचार करेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। हमें जहाँ पे बुलाया जाएगा, जिस जिस जगह की ज़रूरत होगी, सारे में जाएंगे। अब कल हम पहले सुबह यहाँ नॉमिनेशन विक्रमादित्य जी का करेंगे, फिर उसके बाद आनंद शर्मा जी के नॉमिनेशंस के लिए जाएंगे। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी सारा जाएंगे। अब जयराम जी की क्या मजबूरी है कि वो लगातार कंगना जी को इंट्रोड्यूस कराने में लगे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ सारे प्रदेश में सारे पार्लियामेंट्री सीट पे उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि हमें अपने जो कैंडिडेट है उस पर भरोसा है, उसकी बैकग्राउंड पे भी हमें भरोसा है, उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन है उस पर भी हमें भरोसा है, और बहुत अच्छी जो है लड़ाई और बहुत अच्छा इलेक्शन वो प्लान कर रहे हैं। चलिए, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जिनका कहना है कि पूरी रणनीति के साथ जो है वो चुनावी मैदान में जो है वो उतरा जा रहा है, और पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो एक मजबूत प्रत्याशी हैं, और इनका ये मानना है कि यहाँ पर वीरभद्र सिंह, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने जो काम करवाए हैं उसका भी पार्टी को कहीं ना कहीं जो है वो लाभ मिलेगा, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज।